जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में हम इशू डिस्कस करेंगे। नई गवर्नमेंट जो फॉर्म में आई है और फेडरल कैबिनेट ने भी हलफ उठा लिए हैं, सदर साहब भी नए आ गए हैं, चारों सूबों में हुकूमतें बन चुकी हैं और इन हुकूमतों को दरपेश चैलेंजेस क्या हैं, हम इस पे आज गुफ्तगू करेंगे और ये हमें बताएंगे दरपेश चैलेंजेस क्या हैं। सीनियर तजिया कार हैं यासिर शेख साहब, हम इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जी आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकालते हैं। जी हुकूमत बन गई जी, और पीडीएम की हुकूमत, फिर उसके बाद केयर टेकर हुकूमत, उसके बाद ये उसी का तसलसल आ रहा है और अब इसके पास मेरे ख्याल में कुछ चीज़ ऐसी रह नहीं गई इस हुकूमत के पास कि जी हमने पुरानी हुकूमत का गंद धोना है। वो 16 महीने की पीडीएम और साल 1.5 साल की केयर टेकर, तो ये ऑलमोस्ट 3 साल की कंटिन्यूटी चली आ रही है। तो अभी इस गवर्नमेंट को आपके ख्याल में क्या मेजर चैलेंजेस हैं जिनको इनको एड्रेस करना चाहिए? देखिए मोहतशिम साहब, जो इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं, जो शेडो गवर्नमेंट नहीं बनी, मतलब जो पुरानी पीडीएम का परताव है उसका बिल्कुल एंड डेटो कॉपी है। बल्कि आप कह लें कि अगर फेडरल कैबिनेट को हम नज़र दौड़ाएं तो तकरीबन 80 to 70% फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वही इंडक्ट हुए हैं जो पहले पीडीएम सरकार में थे, और केयर टेकर वाले भी आ गए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये तो बिल्कुल इनके पास कोई लेम एक्सक्यूज़ बचता नहीं है कि हमने कोई पिछली हुकूमतों के गन साफ़ करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है ऑलमोस्ट उसी लास्ट पास्ट 1.5 ईयर की, कि जो इनकी सूरत हाल जो हमने माजी में देखी, सो गुंजाइश बहुत कम है। पहले भी आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इस वक्त जो है पब्लिक सेंटिमेंट्स को लेके और इसके साथ अगर एडिशन कर लें कि लोगों अभी भी गम और गुस्से का शिकार हैं कि उनके ख़्याल में अवामी जो राय है कि जो उनका मैंडेट है वो उस तरीके से उन लोगों तक नहीं पहुँचा जिनको उन्होंने अपनी पर्ची के ज़रिए वोट दिया। ये इसमें एक इख्तलाफ हो सकता है, एक सेगमेंट ये राय इख्तियार कर सकते हैं कि जी नहीं, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर थे। चलें, हम इस बहस में पढ़ने की बजाय हम आगे की तरफ चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके पास कोई गुंजाइश नहीं है कोई ऐसा एक्सक्यूज़ पेश करने के लिए। बहुत कम मार्जिन के साथ ये इस वक्त पोजीशन के ऊपर हैं कि अगर सर्व नहीं करेंगे तो बेपनाह मसाइल जो हैं इनको खुश आमदेद कहेंगे। अवामी रेजिस्टेंस की सूरत में भी हो सकता है, और जो आपका चूँकि आपकी पॉलिसी सारी वही है जो ऑलरेडी आप पहले डिज़ाइन करके गए थे, IMF के साथ आपके मुज़ाकरात भी पहले वही के वही हैं, वो आपने कंटिन्यू करने हैं और उसी ताकत और तवानाई के साथ आप उसको लेके आगे चलना चाह रहे हैं कि जो प्रीवियस आप पीडीएम सरकार में करते रहे। आम आदमी की अगर बात कर लें मोहतशिम भाई, जैसे मैंने बताया कि इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस पब्लिक की मेजॉरिटी का ख्याल ये है कि इलेक्शंस की जो नताइज हैं वो नहीं हैं जो कि बैलेट का परताव होना चाहिए था, जो कि उनकी वोट की पर्ची का मिसदाक होना चाहिए था। अब एक ही वाहिद रास्ता है आपके पास, वो है डिलीवरेंस, कि आप इतना डिलीवर करें कि लोग कम अज़ कम वो बैलेंस कर लें कि चलें यार कोई बात नहीं, एक चीज़ हो गई, बट उसके अगेंस्ट जो चीज़ बनकर सामने आई है उसने हमारे दुखड़े धो दिए, हमारे मसाइल कम कर दिए। महंगाई जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है, अगर हम इसको तफसील के साथ जिक्र कर लें कि जो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का बेकाबू होता हुआ जिन है। और उसको अगर आप ये समझते हैं कि खाली आप स्टेटमेंटें दे के और ख़ाली जमा नफरी तफरीक और भाषण सुना के आदाद शुमार के घोरक धंधे में उनको डाल के आप एड्रेस कर सकते हैं, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला। लोगों की जो पर्सनल माशी सूरत हाल है, आपसे और हमसे ज़्यादा बेहतर कौन उसका एनालिसिस कर सकता है कि लोगों की बिल्कुल एक लिमिट जो है वो बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। अब आपको करना बड़ा और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब देखें, आपके IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं उनकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो अपनी जगह पे हो सकती हैं, वो भी महंगाई में कंट्रीब्यूशन है उसका है, वो चलो जस्टिफाई एक तरीके से है। हम अगर महंगाई की अकसाम के ऊपर बात कर लें तो ये दो नोयत की है। एक ये जो हम बात कर रहे हैं कि IMF की पॉलिसीज़, टैक्सेस का नफाज, वो एक महंगाई के अंदर जो है एक वजह बनती है, लेकिन जो इससे बड़ी वजह है वो खुद साख्ता महंगाई है जिसको एड्रेस करना इंतहाई और बुनियादी ज़रूरत है। और इस गवर्नमेंट को
अगर आवाम की गैज़ो गज़ब से, गुस्से से या उनके जो दर्जा हरारत है उसको अगर ये चाहते हैं कि सीरियसली कि हम कम करके और कुछ नेकनामियाँ समेट लें, तो कम से कम एटलीस्ट खुद साख्ता महंगाई के एलिमेंट को कम करना होगा। अच्छा, खुद साख्ता महंगाई में ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी ये उसका चैप्टर बन जाता है। मोती साहब, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी इसमें एक फ़ैक्टर है। सबसे बड़ा इसमें फ़ैक्टर ये है कि आपने खाली मार्केट कमेटी के ज़रिए एक लिस्ट भिजवा दी और 10 रुपये ले लिए दुकानदार से कि जी वो आवेज़ा कर लें, और बस खाली आप समझते हैं कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव डन। तो सर ऐसा नहीं है। आपको जो प्राइस लिस्ट आपने दी है, क्या आप एज अ स्टेट मेक श्योर करते हैं कि क्या वो आम आदमी तक उस प्राइस के ऊपर मिल रही है कि नहीं? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस सूरत हाल में अवाम, एक तो पहले आपकी पॉलिसीज़ जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, टैक्सेस की भरमार कर रहे हैं, और आपकी जो बेसिक कमोडिटीज़ ऑफ लाइफ हैं जिसमें बिजली, गैस और वो, उनके ऊपर होशरुबा बिलों का बेपना बोझ उनके ऊपर डाल रहे हैं। एटलीस्ट जो खुद साख्ता महंगाई के एलिमेंट को तो कम किया जा सकता है ना। और एक निकम्मे तालिब इल्म की हैसियत से मुझे पता है कि ये एक सेकंड का काम है। आज आपसी डिस्कशन में पता लगा कि मरीम नवाज साहबा ने कहा कि जी ये चूँकि इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है उनके पास, पंजाब गवर्नमेंट के पास, पंजाब हुकूमत के पास महंगाई को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म नहीं है। तो ये तो आपकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत और एतराफ़ है जो इनिशियली आप कर रहे हैं। अभी किया आपने माँ सिवाय इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए स्टेटमेंटें देना, प्रेस टॉक्स के अंदर अपने अज़म का अदा करने के बाद अलावा प्रैक्टिकली हुआ क्या? कुछ भी तो आपने नहीं किया। मुझे बताएं कि पूरे पंजाब के अंदर महंगाई, अब रमज़ान शरीफ है माशाल्लाह, मतलब की आमद है, बल्कि शुरू हो गया, आज पहला रमज़ान होगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मुझे बताएं कि अब तक के कितने आपने फ़ाइन किया, कितने लोगों को गिरफ़्तार किया? पूरे पंजाब में बता दें, रिज़ल्ट होगा ज़ीरो। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप खाली आप सिर्फ टीवी चैनल स्क्रीन पे बैठ के भाषण देना शुरू कर देंगे, आप सिर्फ वो वाली स्टेटमेंटें देना शुरू कर देंगे कि आपका इन्फॉर्मेशन आपके PROs बस बनाएंगे टिकर्स और चैनल्स को भेज देंगे और चैनल्स भी उठा के टक 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 करके उनकी लीड्स चला देंगे, तो इससे तो ग्राउंड पे कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिकली यू मस्ट हैव टू डन द थिंग्स कि आपको नज़र भी आए कि यार लोग कहें कि यार वाकई एक शख्स को निशानी इबरत बना दिया गया है। और देखिए, किसी भी मुआशरे के अंदर क्राइम किसी भी नौयत को, वो उस वक्त मोती साहब फलेगा फूलेगा जब आपके यहाँ जज़ा और सज़ा का तस्वुर ही बेवकूफ़ हो जाएगा। जब एक बदमाश है जो बदमाशी करता चला जा रहा है और उसको पता है कि मुझे कोई हाथ डालने वाला नहीं, कोई दुकानदार है, कोई आम रिटेलर है, कोई बड़ा ताजर है, कोई होलसेलर है, कोई मिडल मैन है, कोई प्रोडक्शन यूनिट्स वाले हैं, उनको जब आपने हाथ ही नहीं डालना तो आप कैसे रोक सकते हैं? आवाम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा? अच्छा, जैसे जब ये अब जो आप कहते हैं कि ये इनको हाथ डालने वाली बात, एक जो चैप्टर आप बता रहे थे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला है, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला हम उसको तो नहीं कह सकते जिसने 50,000 रुपये की चीनी स्टॉक कर ली, आटा स्टॉक कर लिया, चावल स्टॉक, उसको तो हम ज़ख़ीरा अंदोज़ कह नहीं सकते। वो एक तो दुकान 50,000 वाला ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, ये तो करते हैं ये 50 करोड़ रुपए की चीनी स्टॉक कर ली, जिसकी वजह से महंगाई का एलिमेंट चला जाता है। तो ये जो 50 करोड़ 70 करोड़ रुपए की चीनी, आटा या घी या चावल स्टॉक करता है, वो इन्हीं लोगों में से है ना। ये कैसे हाथ डालेंगे उसके ऊपर? ये कार्टेल है जी, जिसको आम इस्तिलाह में माफिया कहा जाता है। और इनके ऊपर हाथ डालने की ना डालने की 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि ये बराह रास्त किसी न किसी एतबार से पार्ट ऑफ एंड पार्शल गवर्नमेंट का बन चुके होते हैं, क्योंकि सरमायादार हैं, बेपनाह पैसे की बुनियाद के ऊपर या तो डायरेक्ट सिस्टम का हिस्सा है, या फिर इनके परवरदा, इनके पैसों पे, इनके टुकड़ों पे पलने वाले लोग असेंबली के ऐवान पे पहुँचे हुए हैं। लिहाजा इनके ऊपर हाथ नहीं डालने, ये इंतज़ामिया के पर चलते हैं। चलें, आप किसी तौर पे अगर इससे डिनाई करते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर किसका फ़ाल्ट है? तो फिर बड़ा सिंपल सा है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी आपको ओबे करने को तैयार नहीं, आपकी ब्यूरोक्रेसी ठंडे कमरों से निकलने को तैयार नहीं। आप शहर मुल्तान की अगर बात कर लें, ओवरऑल पंजाब की बात कर लें, तो तकरीबन 400 से ज़्यादा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आपने लगाए हुए हैं। 400 से ज़्यादा अफराद को, अगर मैं मतलब कि कमोवेश के आदाद में नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जनूबी पंजाब में 400 से ज़्यादा की रैंकिंग के साथ आपने मुख्तलिफ ऑफिसर्स को प्राइस कंट्रोल कमेटियों का मजिस्ट्रेट डिक्लेयर किया हुआ है। तो मुझे यही सवाल, ये जो आप पूछ रहे हैं, ये सवाल आम आदमी पूछ रहा है, ये मैं पूछता हूँ कि भाई वो कर क्या रहे हैं? उनसे कभी कोई ऐसा आपने डैशबोर्ड बनाया? आप IT के अंदर बड़ी डेवलपमेंट के दावे कर रहे हैं कि जी आपने जनाब तमाम सिस्टम को मैकेनिज्म कर दिया, कोई ऐसा डैशबोर्ड बना कि जो आपको बताए डेली का अपडेट कि जी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या इसकी तहसील की सतह के ऊपर कितने ग्राम फरोशी के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ, कितने लोगों को ऐसी सज़ा मिली कि जिसके बाद से क्राइम दोबारा उस एरिया से नहीं हुआ, रिपोर्ट हुआ। सो जवाब आपके पास नहीं है। बराह रास्त आपकी फ्लेवर है, यानी कि गवर्नेंस आपका सिस्टम है, आप खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है कि आप ब्यूरोक्रेसी को डंडा दें, उनसे पूछे
अगर मुझे बताएं ना कि आज मतलब चीफ सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल कि वो क्यों नहीं पूछता अपनी मतलब कमिश्नर से और अपने डिप्टी कमिश्नर से और अपने असिस्टेंट कमिश्नर से कि आपके एरियाज़ के अंदर महंगाई की मतलब हुआ इनक्राई क्यों हो रही है। आज अभी पहला रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है, आप देखिए कि जो चीज़ 200 रुपये की मिल रही थी वो 900 रुपये की हो गई। तो कौन पूछेगा? एक आम आदमी की दस्तरखान से आप एक खजूर का दाना तक उठा लेंगे कि वो उसकी सख्त ही ना रहे कि एक आम आदमी अपने अफ्तार में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन सुन्नत यानी कि खजूर से रोज़ा अफ्तार के काबिल ना रहे, तो आप क्या समझते हैं कि फिर आप एक फलाई रियासत बनाने की तरफ जाएंगे? अजाब कर दिया आपने लोगों की ज़िंदगी को। सो यू मस्ट हैव टू आस्क फ्रॉम योर ब्यूरोक्रेसी, जिनको आप लाखों रुपए की तनख्वाहें दे रहे हैं, हर साल आप चमचमाती उनको नई गाड़ियां दे देते हैं। मतलब है कि हर गवर्नमेंट आती है जी इनके लिए ये वाली गाड़ियां अपग्रेड हो गई। अभी निगरान सेटअप गए मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तो जैसे कि सगे दामाद और बहनोइयों वाले चक्कर के नताइज के तौर पर चीज़ें बांटी हैं। सो कौन पूछेगा लोगों से? मतलब कोई तो पूछे, मतलब कोई इन लोगों से, बस इक़्तिदार लोगों से कि यार आखिर अवाम का कसूर क्या? सिर्फ यही कि वो पाकिस्तान में पैदा हो गए। अच्छा, ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है जैसे, तो ये इसका मैकेनिज्म क्या है? ये कैसे प्राइस को आइडेंटिफाई करते हैं? मतलब सपोज एक पानी की बोतल है, वो कहते हैं कि ये 70 रुपये की बिकनी चाहिए, तो वो 90 रुपये की भी बिक्री होती है, और वो बिक्री होती है, वो कहते हैं कि ये क्योंकि बड़े ब्रांड की बोतल है इसलिए हमने 90 रुपये की देनी है, हमें खरीद इतने की आ रही होती है। तो इसका कोई मैकेनिज्म इन्होंने कोई बनाया हुआ है, या ये बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि जी आज ये जो टूथपेस्ट है ना, ये साबुन है, ये 70 रुपये का बिकना चाहिए? मेरा तो कामिल यकीन है मोहतशिम साहब, इसमें कभी इन्होंने ज़िंदगी में कभी संजीदगी से सोचा ही नहीं कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली किसी भी चीज़ की कीमत का तयन, जाहिर बात है कि आप प्रोडक्शन कास्ट मैकेनिज्म होना चाहिए ना इसमें। हाँ, आप इस पेंसिल की प्रोडक्शन कास्ट निकालेंगे, इसके ऊपर कितने आपकी कॉस्ट आती है, और उसके बाद आप इसको बताएंगे कि यार ये कितने की मार्केट में बिक सकती है तो जायज़ है, अगर इससे ज़्यादा कोई बेच रहा है तो नाजायज़ है। वो कौमी मुजरिम उसको डिक्लेयर करें। वो कौमी मुजरिम इसलिए डिक्लेयर होना चाहिए कि वो एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी के अंदर इतने आज़ाम मुसल्लत कर रहा है कि लोग महंगाई की वजह से, तंगदस्ती की वजह से डिप्रेशंस में जा रहे हैं, ख़ुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं, लोगों के घरों के मसाइल, उनके बसते हंसते घर उजड़े हैं। वजह यह है कि एक आम आदमी कोई पूछने वाला हो कि कमाई जब घर के नहीं जाएगा कमा के, या उसकी आमदन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो घर में इतने सारे मसाइल को एड्रेस कर सके, ज़िंदगी के अंदर आने वाले इतने चैलेंजेस को, वो फीसिस हैं, स्कूल की फीसिस हैं, वो बेसिक कमोडिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, वो मेडिकल की हर रोज़ ये मतलब इनका दिल करता है वो मतलब बदमाश वो अदविया साज कंपनी है, उनको कहते हैं जी आपकी मर्ज़ी है। अब तो नए कानून के मुताबिक वो अपनी मर्ज़ी से कीमतें बढ़ाएंगे। आपने निगरान हुकूमत ने कारनामा जाते हुए कर दिया कि ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जो प्राइस फिक्सेशन के हवाले से जो चीज़ें गवर्नमेंट का और उनका मुश्तरका मैकेनिज़्म था, उसको आपने बहुत सारी अद्वियात के ऊपर आपने उनको ओपन कर दिया कि अद्विया साज कंपनी जो है अपनी मर्ज़ी से प्राइस लॉन्च करेंगी। मतलब है कि आपने एक जो मौत है वो भी मुश्किल कर दी लोगों के लिए। सो अलमिया क्या है मोहतशिम साहब? अलमिया यह है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर 75 साल से जो मसनद इक़्तिदार होते हैं उनका ताल्लुक बराह रास्त अवाम से है कोई नहीं, वो अवाम में से है ही नहीं है। वो एक ऐसी शाहाना क्लास हैं, वो ख्वाह वो मेंबर सूबाई असम्बली हों, वो कौमी असम्बली के अरकान हों, बाद में सूबाई और वफाकी वज़ारतों के दर्जे पे पहुँचे। ये वही वो जो मतलब भानमती का कुंबा है, वो मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया। आम आदमी की ज़िंदगी को क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात उसको दरपेश हैं, उसमें आपकी 90 से 95% अरकान असम्बली का उनसे कोई ज़मीन से ताल्लुक ही कोई नहीं, क्योंकि वो सरमायादार हैं, लैंड लॉर्ड्स हैं, गद्दी नशीन हैं, नस्ल दर नस्ल वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम चले आए और उनको उसके बदले के अंदर बड़ी बड़ी विरासतें मिली हुई हैं। उनका एक आम आदमी से क्या ताल्लुक है? 1 किलो चीनी और आधा किलो 1 पाव का घी और आधा पाव मिर्चें लेके जाने वाले की आम आदमी की ज़िंदगी का तो ताल्लुक ही नहीं उनके साथ। सो वो एहसास नहीं है इनमें, और वो एहसास न होने की बुनियाद के ऊपर दूसरे एंड के ऊपर आपकी ब्यूरोक्रेसी की बदमाशियाँ, उनकी अयाशियाँ, उनके लल्ले तलल्ले। आप किसी भी डिप्टी कमिश्नर के घर में चले जाएं, इंटरेस्ट के ऊपर हो, तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये सरकार का मुलाजिम है या कोई मतलब यूएई के कोई शाही रईस ख़ानदान के घर में आप पहुंच गए। आप देखें कि उनकी 300 कनाल पे, 200 कनाल पे, 100 कनाल के ऊपर कोठियाँ हैं, और मुलाजमीन की ज़फ़र मौज है वहाँ काम कर रही है जो उनकी खिदमतगारी के ऊपर लगे हुए हैं। उनके रेस कोर्सेज हाउस मतलब घोड़ों की दौड़ भी उनके अपने घरों के अंदर ही हो रही है। सर उनका लाइफस्टाइल चेक करें, वो जब अपने लाइफस्टाइल की जो झलक उनकी ज़ात के अंदर है, एक आम आदमी तो कसम खुदा की वहीं से कहेगा कि यार मुझे शूट कर दे कि ये हमारे अवामी खादिम है। और किसका खून निचोड़ रहे हैं? ये आम आदमी का। कहाँ से आ रही है? मुझे बताएं ना कि कौन सा ये नवाज शरीफ के ख़जाने से आ रहा है, जरदारी साहब के ख़जाने से आ रहा है, या इमरान खान के पर्सनल अकाउंट से इनको तनख्वाहें मिल रही हैं?
आपके और मेरे गरीबों लोगों के उनके टैक्सों उनकी खुद जिंदगी से जो है ना उनकी रानाइयाँ निचोड़ के इनको आपने अयाशियाँ कराई हुई हैं। तो कम से कम इतना एटलीस्ट तो मोहतशिम साहब पूछना बनता है ना कि नहीं बनता है कि भाई साहब एक एलीट तो वो जो ऐवान में पहुंचा दी, दूसरी एलीट वो जो ब्यूरोक्रेसी की सूरत के अंदर अवाम पे मुसल्लत है, और रिजल्ट क्या है? चलें आप कर दें मुसल्लत, आपका निज़ाम में हुकूमत बनता ही इसी तरीके से है। आप 75 साल से आज तक अपना निज़ाम तर्ज हुकूमत ऐसा बना ही नहीं सके जो अवाम की बुनियाद, अवाम के दुखों का मदावा कर सके। वो एटलीस्ट जो कुछ आप कर रहे हैं उसका कुछ तो रिजल्ट दे दें। आखिर मरना है, इस ज़िंदगी को छोड़ना है, मनो मट्टी की तले आपने जाना है, तो क्या जवाब दे होंगे आप? तो कहीं रुकता नज़र आ रहा है ये सिस्टम? देखिए, मेरा कामिल यकीन है अगर ये करना चाहें तो यकीन मानिए सिर्फ 2 घंटे की चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग्स के अंदर आप चीज़ों को अलाइन कर लें। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि वज़ीर आला पंजाब वो 2 घंटे की मीटिंग ले, हर डिपार्टमेंट्स के डैशबोर्ड्स बना दे और वो उनके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस की सिर्फ 2 घंटे की मंथली वीकली एक मीटिंग ले ले और उनसे पूछे कि बनेगा क्या, हो क्या रहा है, रिजल्ट दें। मैं कहता हूँ कि आप पूरे निज़ाम देखें, खुशहालियाँ लहलाते। आज चेहरों के ऊपर लोगों की जो मायूसी के घटाटोप अंधेरे हैं, परेशानियां हैं, बेरोज़गारी है, बीमारियां हैं, भूख है, अफलास है, महंगाई है, इनके आपका क्या ख्याल है कि ये जवाब दे? नहीं है, 100% ये जवाब दें। आज अस्पतालों में सशक्ति जो मतलब अस्पताल का सरकारी अस्पतालों में सूरत हाल हुई है, आपके महकमों के बाहर मतलब आपकी जेब में पैसे हैं वो एक हरामजादे क्लर्क को देने के लिए, तो ठीक है, इट्स ओके फाइन, अदरवाइज आप इंटर नहीं हो सकते। आपका नायब कासिद से लेके आपका प्रेसिडेंट जो आपके सदारती महल हैं उनके अंदर करप्शनों के इतने इतने बड़े होलनाक वाक़यात होते हैं। तो सर इस सूरत हाल के अंदर ये जो सवाल है कि कैसे ठीक होगा, ये सर खुदा गवाह है कि ये सिर्फ 2 घंटे की मार है कि हर बंदा सिर्फ खुद एहतसाबी अपने अंदर शुरू कर दे कि यार मैंने जो है, मुझे इस मसनद पे बिठाया गया है, मुझे इस मसनद पे अल्लाह ने मुझे फाइज किया है, तो क्या मैं इसका जवाब दे नहीं हूँ? क्या सिर्फ मैंने अयाशियाँ करनी है? क्या मैंने सिर्फ आवाम के दुखों का मदावा करने के अलावा ही सारे काम कर रहे हैं? हालांकि वो आए तो बेसिक इस मकसद के लिए। जमहूरी तर्ज हुकूमत जहाँ भी दुनिया के अंदर है उसका मतलब ही डिलीवरेंस टू द पब्लिक है। लेकिन वो पब्लिक के वोट से आए होना जी, वो तो इन माफिया के वोट से, चीनी चोर हैं, वो जो रियल स्टेट के माफिया हैं अभी अलीम खान मिनिस्टर बन गए हुए हैं, ये भी कह सकते हैं कि जी मैं पब्लिक के वोट से आया हूँ। वही अलमे तो मातब कर रहे हैं कि उनका ताल्लुक ही नहीं है आम आदमी की, आम आदमी क्लास से ताल्लुक ही नहीं है, झोंके चिमट गई हैं पाकिस्तान के वजूद के ऊपर। और यकीन करें कि मतलब समझ नहीं आती। अब आप देख लें, अब किसी से भी अगर उसकी बुनियादी ख्वाहिश अगर पूछे ना, मैं एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था तो वो एक साहब ने, नौजवान बच्चा, अच्छा खूबरू और अच्छे लिबास पहने हुए, वो दुआ कर रहा था और इतनी इन्हमाक के साथ दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मेरा वीज़ा लग जाए, अल्लाह मेरी जान छुड़ा दे इधर से। मैं हैरान हो गया कि यार लोगों का ये लेवल आ गया कि आप अपनी सरजमीन को इतने इखलास के साथ छोड़ना चाहते हैं। ये हालात कैसे आए? ये सारा वो बैड गवर्नेंस का तसलसल है जिसमें आपके इमरान खान भी शामिल हैं। आप उनको निगेट नहीं कर सकते। 3.5 साल के वो जो बदअमाली है वो इसमें शामिल हैं। अब खाली हम कहेंगे जी नवाज शरीफ चोर, फलाना चोर, तो भाई साहब घट आप भी नहीं रहे। तो अभी हम किस सर मतलब डिलीवरेंस के कोई चांस नहीं है, विल नहीं है। विल क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो माफिया हैं, वो बहुत पावरफुल हैं। वो आप जैसे कह रहे थे कि या तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं या इनडायरेक्ट वो इनके साथ बैक एंड पे इनके डोरे हिला रहे हैं। तो फिर ब्यूरोक्रेसी का भी आपने जिक्र कर दिया। तो ये जो फैक्टर्स जो हैं ये तो कहीं जाके फिर ये एंड इनका नज़र ही नहीं आ रहा। देखिए इनका एंड अल्लाह ताला से दुआ है और मैं कहता हूँ कि मेरे मुंह में खाक। ये जो हालात है ना सर, मैंने आपको पहले भी बताया आपके प्रोग्राम्स में बैठ के कि देखें लोगों का इस वक्त जो कुव्वत बर्दाश्त है वो एंड हो रही है। एक तो कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी, अब जो उनकी जो रेजिस्टेंस पावर है, जो रिजर्व एनर्जी सी, वो भी सारी वो भी आप कंज्यूमर। उसके बाद आप क्या होने आपके पास सिर्फ रह ये जाएगा कि आप उनको ठोक दें, उसके अलावा तो कुछ नहीं बचेगा ना। मतलब है कि आपने उनके अंदर से अपनी नालायकियों की बदौलत सारे A to Z सर, मतलब है कि यू नेम इट। मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, मैं अपने दर्जे में अपनी नालायक और अपनी जो आप कह सकते हैं कि नाक़िस अक़ल के मुताबिक मेरे लिए इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी और ये इस टेन्योर के अंदर आज गुज़िश्ता 40 साल की तमाम हुकूमतें एक जैसी हैं। ये सब एक जैसे हैं क्योंकि इन्होंने कभी भी किसी भी लेवल के ऊपर संजीदा होकर
आवाम का सोचा ही नहीं। तो अब जो इनको लेके आ रहे हैं तो वो भी उसी सफ में बराबर के शरीक है, क्योंकि जो किसी भी एतबार से जब आप पब्लिक को डिलीवर नहीं कर पा रहे तो 100% आप भी बारगाह इलाही में भी और अवाम की बारगाह में भी उसी तरीके से जवाबदेह हैं। चूँकि अवाम कमज़ोर हैं, पूछ नहीं सकेंगी आपको, तो आप अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन एक ऐसी अदालत है कि जहाँ किसी की चलेगी नहीं, वहाँ पूरा पूरा इंसाफ होगा। तो ये मुझसे कल एक बंदा पूछ रहा था, कहते हैं ये जितनी अभी हालात बुरे हो चुके हुए हैं तो अवाम सड़कों पे निकल आएंगी। देखिए अवाम के पास अब मैं आपको फिर कहता हूँ कि इस वक्त अवाम के अंदर जो है सिर्फ पड़ी हुई है कि किसी तरीके से वक्त गुजारा जाए, अपने बच्चों की जो बुनियादी तालीम है उसके कठिन सफ़र को, कठिन इंतहाई कठिन सफ़र हो चुका, एक इल्म का हसूल जो कि रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। आईन पाकिस्तान सेहत और तालीम की गारंटी लेता है और दोनों के साथ ही बुरा तरीन खिलवाड़ी आईन पाकिस्तान के तवस्सुत से मतलब हो रहा है। ज़ाहिर है कस्टोडियन ऑफ द आइन जो हैं वो जब नाकाम हो रहे हैं अपनी आइनी जिम्मेदारियों को, जो कि आइन ने डिफाइन करके उनको बताई हैं कि एक आम पाकिस्तानी को बुनियादी सेहत और तालीम जो है उनका हक है, आप उस हकदार को दे नहीं पा रहे, तो मुझे बताएं फिर आवाम के पास क्या बचेगा। मैं अगेन कहता हूँ मेरे मुंह में खाक, ये जो हालात बनते जा रहे हैं ये आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका लाने वालों के लिए भी और आने वालों के लिए भी और रह जाने वालों के लिए भी, जो इक़्तिदार की मसनत से भी ज़रा थोड़ा दूर बैठे हैं और कहते हैं किसी तरीके से गर्दन हमें दाखिल होने का मौका मिल जाए। सर अगर आप नाकाम हो गए पब्लिक को डिलीवर करने में, महंगाई के जिन बेकाबू होते हुए जिनको काबू में लाने में, आम आदमी की ज़िंदगी से मसाइल के जो इतनी बड़ी फहरिस्त है उसमें कमी वाक़ई करने में अगर आप नाकाम हो गए तो भाई साहब जितनी मर्जी इंजीनियरिंग आप नेक्स्ट इलेक्शन में कर लीजिएगा, चीज़ें आपके कब्जे और काबू से बाहर चली जाएंगी। और ये बात उनको पता लग गई है जो इस वक्त मसनद इक़्तिदार में हैं, जो इस वक्त मसनद इक़्तिदार तक पहुंचाने वाले हैं और जो रह जाने वाले हैं, कोशिश के बावजूद वो फनांग नहीं सके और नहीं आ सके, उन सबको पता है कि वाहिद वे लास्ट एंड, वो कहते हैं ना लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये लास्ट एंड लीस्ट मौका है कि आप अपनी अयाशियों को, अपनी अलल्ले तलल्लों को खुदा के लिए अब छोड़ दें। अच्छा, ये जो जिस डायरेक्शन की तरफ आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ये नज़र आता है कि ये उस साइड पे 10% भी सोच रखते हैं। देखिए आप इन हालात की तरफ ना खुद लेके जा रहे हैं और तसलसल के साथ लेके जा रहे हैं, उस सफ़र पे कहीं ब्रेक नहीं लग रही, उन हालात के ज़मीन के ऊपर उनकी बेसिक पिच करने के अंदर जो है वो आप कहीं भी जो है गैर संजीदा नहीं है। मतलब आप पूरी ईमानदारी के साथ ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि मरता क्या ना करता, ये अवाम निकल आए, कि अवाम निकल आए सड़कों पे, चीज़ें आपके इख्तियार में ना रहे। सर अल्लाह मेरे इस सरसब्ज़ व शादाब वतन को सलामत रखे। आमीन, आमीन। सोचना चाहिए पावर कॉरिडोर्स को कि मतलब है कि मेहरबानी करके 10% भी सोच रहे हैं कि यार ये 2 करोड़ रुपया हम बचा सकते हैं तो बचा लें, ये 1 करोड़ रुपया बचा सकते हैं बचा लें। अभी वो आप बता रहे थे कि प्रोग्राम से पहले वो खातून अव्वल का भी मेरे ख्याल में वो अगर नहीं है खातून अव्वल तो उसका प्रोटोकॉल और उसका स्टेटस पे जो आपने करोड़ों रुपए खर्च करने हैं वो ना करें। अगर अब मुझे बताएं कि कौन सी हदीस और आयत है कि जी अगर वो खातून अव्वल नहीं होंगी तो रियासत का ढांचा कंप्लीट नहीं होगा। मुझे बता दें कोई आइन, मतलब मैं आइन के मतलब निकम्मा सा तालिब इल्म दुनिया में नहीं है कहीं। मैंने इसकी सारी बेटी को आप खातून अव्वल डिक्लेयर करें, चलें आप बेटी, ठीक है, जारी बात है कि वो चूँकि साहिब अज़वाज नहीं है इस वक्त, तो मतलब वो उन्होंने अपनी बेटी को मतलब नॉमिनेट कर दिया, लेकिन बफर्ज महाल आप ना करें तो क्या होगा? वही ना, अगर कौन सा आइनी तकाजा है कि जो खातून अव्वल के होने से पूरा होता है, अगर वो नहीं होगा तो कोरम पूरा नहीं होता। मैंने बड़ा खंगाला आप उसको प्रोटोकॉल, आप उसका सारा सिक्योरिटी और उसकी मूवमेंट्स, तो मतलब क्या आपको क्या वो प्रोटोकॉल सदर पाकिस्तान की बेटी होने के तात नहीं मिल रहा होगा? हाँ, मतलब आपको तो चपरासियों को भी मिल रहा होगा भाई। अच्छा, वो सदर पाकिस्तान नहीं थे, सिंपल MNA थे, तो वो कम प्रोटोकॉल में मूव करती थी, वैसे भी शाहाना मूवमेंट थी उनकी। मतलब है कि फिर अगेन सर ये चीज़ें वो अलार्मिंग सिचुएशन है ना कि ये फिर सबक नहीं सीख रहे,
ये फिर इंतजार कर रहे हैं, सबक नहीं सीखे, ये फिर इंतजार कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि जब अवाम इतनी फ्रस्ट्रेशन में आ जाए कि आके हमारे गिरबान पकड़े और हमें घसीटे। अल्लाह ना करे, वो शहबाज शरीफ ने तो नहीं घसीटा, तो ये अवाम की उम्मीद में है कि ये हमारे इस प्यारे और पाक वतन के अंदर अमन व आश्ती की फ़ज़ाएँ अल्लाह करे इसी तरह चलती रहें, लेकिन जो ये संजीदा नहीं, ये संजीदा नहीं है। या देखें ना आप यार, कोई जेस्चर ही दे दें यार, कौम को बता ही दें कि यार बस बहुत हो गई, हमने बड़ी जाती कर ली यार, अब हम ये वाली चीज़ें नहीं करेंगे। किसी एक वफाकी वज़ीर ने, किसी एक जो आपने उनको ओहदे दिए स्पीकर ने, और इसने किसी ने अभी तक शर्म और गैरत का मादा ज़रा सा इजहार किया कि यार ये मराद, चूँकि मैं तो पहले से रजा बजा हूँ, मेरी कौम गरीब है, वो मर रही है, वो मफलूकुल हाल है, वो महंगाई से दो चार है, उसकी ज़िंदगी में अजाब हैं, वो सिसक रहे हैं दवाइयाँ ना मिलने की वजह से, सो मैं क्या करता। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चिड़िया जितनी सकत रखे कि एक अपनी चोंच का पानी के अंदर ड्रॉप जाके डाल दो, भैया आप कह दो कि मैं नहीं लेता। है अभी तक किसी में शर्म और गैरत? आप और क्या, मैं क्या समझते हैं कि ये दिन बदलेंगे कौम के? अच्छा चलें, मैं फिर अगेन मैं अपने परसेप्शन को, क्योंकि मेरी राय के मुताबिक ये सारे के सारे एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। यही कुछ मदीने की रियासत में कहीं देखने को मिला कि किसी ने कहा हो कि जी ये प्रिविलेजेस मतलब मेरे रिकॉर्ड के अंदर हैं और मुझे, मैं इंटाइटल हूं, सो मैं नहीं, साइकिल पे आने वाला, हेलीकॉप्टर पे वो ट्रैवलिंग थी उनकी, तो वो सो आप एक तो कौम को ये खबत उनका जो है ना खत्म हो जाना चाहिए कौम का, और भाई ये सब एक जैसे हैं। आप अपने ट्रक की बत्तियों के पीछे लगना छोड़ दें, आप इन सब से इनका मुहासबा करें, इनसे सवाल रखें, इनसे पूछें। जो इलेक्शन की कैंपेन के अंदर इन्होंने वादे वईद किए और अपनी ज़ात के वादों से निकले बाहर, अवाम भी ज़रा थोड़ा सा अपने आप तंग नज़री के मुजाहरे छोड़े और वसतुल कल्बी का मुजाहरा करे। अब इज्तिमाई शऊर की बात होनी चाहिए। महंगाई सबका मसला, हस्पतालों में सिसकती बीमारी से अटी कौम सबका मसला है, उसकी बात की जाए कि भाई हमारे यहाँ क्या हुआ। तो ये करोड़ों रुपए तो रेनोवेशन पे लगा दिए अभी, सिर्फ रेनोवेशन को। वो सर खाने का खाबा है ना। आप मुल्तान, अभी मैं हैरान हूँ इस पर, आप बड़े, ये एक तैल का खेज स्टोरी, आप कभी इस पे मौका मिले तो करें। ये जो आपके निश्तर 2 बना, ये इससे बड़ा संगीन मजाक कोई कर सकता था जो आपके मोहसिन नकवी साहब कर गए। यानी कि जो निश्तर हॉस्पिटल है, जो एक तारीख है और जो कमोबेश सदी की तारीख है, एक ऐसे आपने उसके अंदर से शोबों को उठा के आपने ऑपरेशनल किया कि सिर्फ मेरी फटी लग जाए। आपने यहां से शोबे बंद किए और वहां शिफ्ट कर दी। अब ना ये चल रहा है ना वो चल रहा है। मतलब है कि आप देखें सही कि हम अपनी शोहरत के किस कदर हरीस और किस कदर भूखे और किस कदर कमीनगी के हद तक चले जाते हैं कि हमें जरा सा इदराक नहीं है कि यार कि एक चलता हुआ आपने उसको अपग्रेड करने की बजाय, दुनिया के अंदर हमेशा ये होता है कि आप नए मॉडल्स बनाते हैं, नए हॉस्पिटल्स अपग्रेड करते हैं, बनाते हैं, पुरानों को अपग्रेड करते हैं, नए की तामीरें नो करते हैं। आप उसको अपग्रेड करने की बजाय उसकी जो चीज़ें उठा के वहाँ ठोक रहे हैं, वो ना वो चल रहा है ना वो चल रहा है, और जो है वो यहाँ लेके जाते हैं। और मतलब आप हैरानगी की बात है कि एक बंदा जो खुदा ना खास्ता जिसको दिमाग की चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, उसका सिटी स्कैन वहाँ होगा, इमरजेंसी यहाँ है, सिटी स्कैन के लिए उसको वहाँ लेके जाए। मतलब है कि क्या उल्लू के, मतलब तो मेरे डॉक्टर साहब से बात होती, उन्होंने कहा जी पता नहीं कितने करोड़ रुपए की टाइलें लगवा दी हैं। जी हाँ, वो भी आप कच्ची दीवार के साथ उसका इलाज कर दें, वो उसको मंजूर है। इलाज तो करें, बेसिक फैसिलिटी तो दें आप उसको, इलाज तो करें आप उसको। टाइलों वाली दीवार या टाइलों वाले फर्श में आप उसको बिठा के उसको कहेंगे इलाज तेरा नहीं करना हमने। सर इसके ऊपर कभी हम बैठे हैं, उस पर प्रोग्राम करें, ये एक बड़ी खौफनाक मतलब है कि आपको सूरत हाल नजर आएगी। असल में बदकिस्मती ये है हम या तो बराह रास्त करप्ट हैं कि हम माली मराद चाहते हैं, या फिर ये भी एक करप्शन है हमारी कि हम अपना नाम चाहते हैं। वो जाली तरीके से हो, वो आंखों में धूल झोंक के हो, वो आंखों में मिर्चें डाल के हो कौम की। हम बस अपने नाम के साथ वो लाइन करना चाहते हैं कि ये जो तख्ती लगी हुई है संग बुनियाद की, ये मेरी लगी हुई है। अच्छा, जैसे ये कितनी कमबख्ती है कि जी ये जितने भी नाम हैं जो हम देते हैं, मतलब अलीम खान की हम ले लें, मोहसिन नकवी की ले लें, ये पहले कम फेम थे। मतलब पाकिस्तान में कौन सा बंदा था, जहांगीर तरीन को जिसको कह लें, या यूसुफ ज़कीलानी को कह लें, या शाह महमूद को कह लें, इनको कौन नहीं जानता पूरे पाकिस्तान में। फिर इनका क्या ये जो फतूर है इनका, ये कॉम्प्लेक्स है, क्या है कि ये पट्टी लगवाने में अपने आप को प्राउड फील करते हैं। ये हरीस हैं सर, बेसिकली ये हरीस हैं।
और इनके हिर्स की ये जो है ये कब्र की मट्टी तो भर सकती है, मतलब एक इंसान दुनिया में रह के इनका हिर्स ख़त्म नहीं हो सकता। आपने जो 2 पॉइंट्स का किया था कि स्टेट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हेल्थ और एजुकेशन पे, तो एजुकेशन में भी सुना है कि जी वो कोई 800 स्कूल ये ठेके पे देने के लिए कोई प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कोई जो किसी एनजीओ को दे रहे हैं। हाँ जी, जब माँ बाप से काम देखें, ये बुनियादी तौर पे जब आप प्रोजेक्ट्स को उठा के आप किसी भी एनजीओ को देना चाहते हैं और उसको फंड भी देना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है अरबों रुपए का, अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको उसके ऊपर वो भी एहसान लगाएगा आपके ऊपर, जी देखो जी हम सरकार के अस्पताल आप तो चल नहीं रहा था जी, मैंने ले लिया जी, फंड्स भी आप देंगे, मैन पावर भी आप देंगे, तो आपको क्या मौत पड़ती है? सिर्फ नवाजिश करनी है। आपने चूंकि किसी वक्त में हमारा साथ दिया था, तो लिहाजा दिस इज़ द टाइम कि आज हम चूँकि मसनद इक़्तिदार पे फायज़ हैं, हम मुगलिया ख़ानदान से हैं, तो हम मतलब हमारा इकबाल बुलंद हो, हम आपको ये चीज़ें दे रहे हैं। सर गुजारिश ये सवाल ये है कि रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से है तालीम और सेहत, आप उठा के दिए जा रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, तो वो उतने पैसे में तो नहीं। अच्छा, आपने कभी ये किया कि जनाब ठीक है कि जी सेक्रेटरी एजुकेशन को भी साथ ही फारिग कर दें और वजीर तालीम को भी साथ फारिग कर दें और चीफ सेक्रेटरी का भी मनकर तोड़ दें, उसको भी फारिग कर दें साथ ही, कि भाई साहब कि जब आपसे चल नहीं रहे और हम उठा के प्राइवेट एनजीओज को दे रहे हैं तो आपकी क्या जरूरत है? चलो नहीं, वो तो उनकी बदमाशियां उसी तरीके से आपने मुसल्लत कौम पे रखनी है, उनसे कोई पूछने वाला ना हो। वो समरियां बैठ के बना के देते हैं कि सर ये मैम ये देखें ये कर लें, इसका बड़ा फायदा होगा, और ये सारे भूखे भेड़ियों की तरह दिन भर सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी तख्ती कहाँ लगी हुई है, जामने जाके फीटा काट रहा है, उसके नताइज कुछ भी हो। अब ये इशू बुखार निश्तर टू हो कुछ भी हो। अच्छा, ये इसी पे आपने पीपल्स पार्टी का एक क्लेम कर रही थी कि जब आप हम हुकूमत में आएंगे तो जो 18वीं तरमीम में जो सूबे के पास मिनिस्ट्रियाँ जानी चाहिए थी वो फेडरल में चल रही हैं, कोई 14 मिनिस्ट्रियाँ थी। अच्छा, वो खान के दौर में भी 14 मिनिस्ट्रियाँ चलती रही हैं, वो नवाज शरीफ दौर में भी 14 मिनिस्ट्रियाँ चलती रही हैं, अब की गवर्नमेंट में भी वो चल रही हैं। अभी मेरा नहीं ख्याल कि पीपल पार्टी उस पर रिएक्ट करेगी कि ये 14 मिनिस्ट्रियाँ या 17 मिनिस्ट्रियाँ जो है ना ये बंद कर दी जाएँ। हर मिनिस्ट्री का जो मंथली बजट आता है वो करोड़ों रुपए का है, वो ख़त्म होना चाहिए ताकि मुल्क को पैसा बचना चाहिए। वो झंडे वाली गाड़ियाँ, वो तरतमाग, वो बड़े बड़े ऑफिसेज, वो लश ग्रीन महल्लात, सर वो सब जाते हैं और उनकी जान निकलती है। तो लिहाजा आप अच्छा मतलब मैं तो हैरान हूँ कि साहब ये किसी बात पे पीपल्स पार्टी नहीं तिल मिलाएगी, क्योंकि इन्होंने पूरे शेयर ले लिए, जितने इन्होंने वोट दिए उनसे बड़ी पोजीशन ही अटेन कर ली। तो मेरी अपनी राय के अंदर जो इस वक्त जो इस करंट पॉलिटिकल सेटअप के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ी बेनिफिट्स जो टेक करने वाली जमात है उसका नाम पीपल्स पार्टी है, और जो सबसे ज़्यादा बड़े डेफिसिट्स इस वक्त फेस करेगी वो बस एक बंदे की ख्वाहिश है कि मुझे वज़ीर आज़म बनना चाहिए, बस उसके बदले इतना बड़ा लॉस, ये फ्यूचर पॉलिटिक्स रैप अप बिल्कुल लिख लें, ख़त्म आप। और इन केस ऑफ के अगर आप डिलीवर नहीं कर पाए, लिख लें आप, ख़त्म। तो डिलीवर करने के लिए तो अभी तक तो फिर नज़र नहीं आ रही ना। देखिए आप, जैसे अभी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, तो पंजाब में चीज़ें वो कहती हैं कि जी हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो है नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, टैक्स आपको रिफॉर्म्स आप नहीं लेके आते, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आ रही, आप माफिया को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, अपने शश की आप नहीं कम करते, तो फिर कहते हैं कि मुल्क को भी ठीक करना है। सर देखिए ना, अब एक खत है कि लफांसी करना, जिसका मैंने इब्तिदान जिक्र किया कि आप सिर्फ टीवी टॉक शोज़ में, स्पेशल इंटरव्यूज़ में, या अपने आपका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के वो जो मतलब मुख्तलिफ वो बना के आपको सोशल मीडिया के टीज़र टिकर्स और ये बना के आपकी स्लाइडें बना के दे दें और आप समझेंगे जनाब वो एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी गुड इन द कंट्री। सर ऐसा नहीं है हालात, आपको ज़मीनी हक़ाइक़ का ज़मीन पे रह के जायज़ा लेना होगा। देखिए मैं तो सिर्फ सवाल ये करता हूँ कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, एज ए पाकिस्तानी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो पाकिस्तान जितने बदतरीन माशी गर्दाव से पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है उसमें इन तमाम को फेडरल को और प्रोविंशियल कैबिनेट को एक तो साइज़ बहुत छोटा रखना होगा इनको, दूसरा जितने भी लोग आएँ वो कहें कि हम एक जहाद के तौर पे इसको शामिल कर रहे हैं, अपने मसल्स लगाएंगे, जो सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं हमें वो हम सारी लगाएंगे और इसके अगेंस्ट कोई मरात इस गरीब कौम से, इस कमज़ोर मईशत से इसके ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, हम नहीं लेंगे। मुझे बताएं कि आज माशाल्लाह कम बेश 1 माह से ज़्यादा हो गया मतलब चीज़ें फॉर्म हुए कहीं से कोई आवाज़ आई, किसी ने कहा कि जनाब मुझे अल्लाह ने बहुत दिया,
मुझे अल्लाह ने इतना अता किया कि मेरी नस्लें नहीं मतलब मुक सकता उनको खाना, तो मैं ये चीज़ें लेने से इनकारी हूँ। आपको अल्लाह की मेहरबानी से कोई एक बंदा ही नहीं। सर देखें, मेरे दिल में दर्द होगा ना, मैं अगर चाहूँगा कि यार मैं कुछ करूँ, मैं एक ऑफिस के अंदर मतलब अगर कोई चार्ज संभाला, मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैंने मतलब है कि जो अपने एक्सपेंसेस में कटेल कर सकता, कट कर सकता किया कि यार नहीं यार मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब इन ख़र्चों से ये जो गैर ज़रूरी ख़र्चे हैं अगर ये ख़त्म कर दूँ तो मेरा सिस्टम, मेरा निज़ाम, मेरा इदारा बेहतर मतलब अच्छी सूरत हाल से दो चार हो जाएगा। आपकी नीयत हो तो अल्लाह की कसम आप उस तरीके का फल भी पा लेते होते हैं, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। हाँ ये बिल्कुल चल सकती है, तो यही क्यों नहीं चल सकती? अब न्यू कॉन चल रही है, डेवो चल रही है, जीटीएस तबाह हो गई। आपने मतलब है कि जिन कंपनियों को दुनिया के अंदर बेहतरीन एयरलाइनें बनाया है, फाउंडर तो आप थे, आप नीचे मतलब है कि वो गंद के अंदर धसे हुए हैं। सर सियासत हो रही है वहाँ। हर हुकूमत आती है अपनी अपनी एम्प्लॉयर एसोसिएशन को ताकतवर करने के लिए, जो उनकी तस्वीरें हैं, कोई नवाज शरीफ की तस्वीर पीछे लगा ले, कोई इमरान की लगा ले, कोई भुट्टो की लगा ले, सो बस इनको नवाज दो। सिर्फ जी मेरा जिक्र खैर होना चाहिए, मेरी जय जयकार, मेरी बल्ले बल्ले, मैं जिंदाबाद और मैं जिंदाबाद और मैं जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। बाकी कोई बढ़ता है, मईशत गिरती है, आपके दायरे तबाह होते हैं, सो होते रहे, हमने अपने 5 साल ऐशी करनी है। सर मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि है अल्लाह का शुक्र है सब, मतलब मुझसे तो बेहतरीन मुसलमान हैं, ईमान की बुनियाद पे, तकवे की बुनियाद पे मेरे से तो करोड़ दर्जे अच्छे हैं। कभी बैठ के सोचते नहीं होंगे, कभी दिल में ज़रा सा राय के बराबर ख्याल नहीं आता होगा कि जो कुछ भी है ये रैयत का जवाब देना है उस बारगाह में कि जहाँ कोई किसी ना कोई सिफारिश चल सकती है, ना आपका नाम व नसक चल सकता, ना आपका जो है ख़ानदानी वजाहत चल सकती है, ना आपसे ये वाला सवाल आपका चलेगा कि आपका बाप 9 मरतबा मैंने बन गया था और आप 3 दफ़ा बन के आ गए। ये पहले कोई सवाल नहीं। सवाल ये है कि इतनी दफ़ा बनने के बाद तूने और तेरे बाप ने क्या किया था, जवाब दे इसका। तो क्या ज़रा सा भी नहीं सोचते होंगे? क्या इनको ज़रा सी शर्म नहीं आती होगी कि एक आम आदमी की ज़िंदगी, वो बेचारा बेगौर कफन, वो हंसता बसता अपने कदमों पे आया, हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ ना मिली और मौत की वादी के अंदर सफ़र कर गया, तो क्या ये सवालात नहीं होंगे आपसे एज आ हुक्मरान कि रियासत के आप कस्टोडियन थे और रियासत कहती है कि ये जिम्मेदारी हमारी है? क्या ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का जो वायरस सर चढ़ के बोल रहा है, ये किस वजह से है? क्या आप इदारे तालीम के नहीं बना सके? आप फलाही इंस्टीट्यूट कायम नहीं कर सके? आप उनको कोई रोशनी की उम्मीद नहीं दिला सके कि आप थोड़ा सा चल लें, 2 कदम आगे बढ़े, रियासत आपको थाम लेगी? आपने मायूसी के घटा टोपन धेरों में उनको धकेला, नताइज के अंदर उनको जो रास्ता नजर आया जिसके हाथ वो चढ़े और आप ठोक रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, वक्त हमारा ख़त्म हो गया जी। गुफ्तगू तो हमारे इशूज़ तो बहुत सारे, हम पुलिस पे भी करना चाह रहे थे और एजुकेशन पे भी, हम नेक्स्ट पे हेल्थ पे भी इंशाल्लाह ताला हम एक प्रोग्राम प्लान करते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। गुफ्तगू सुनी आपने तो हालात बड़े ख़राब हैं और नाउम्मीद भी नहीं होना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको हिदायत दे, और अवाम को भी चाहिए कि वो इसी तरह अपना प्रेशर बिल्ड करते रहे। अगर वो आराम से बैठ गए तो इन्होंने रुकना नहीं है, इन्होंने चलते रहना है। इनको रोकने के लिए अवाम आगे आएंगी, इनको रोकेंगे तब ये रुकेंगे, और कोई वे नहीं है, क्योंकि इनके साथ जो अटैच्ड माफिया है वो बहुत ताकतवर है। ये बेचारे अगर चाहें भी सही रुकना तो माफिया इनको इतने ज़ोर से डंडे से हाँकता है कि ये फिर भागना शुरू कर देते हैं, और भागना भी वो 150-200 की स्पीड से भागते हैं। तो इनकी स्पीड को रोकने के लिए अवाम आगे आएंगे, बैरियर खड़ा करेंगे, तब ये रुकेंगे। लेकिन ये था आज का प्रोग्राम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बहुत तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।